जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आज हम GS2 2024 में जो यूपीएससी मेंस एग्जाम हुआ उसका हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 16 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है पब्लिक हेल्थ सेक्टर से। आपको पता होगा, अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं या जो हेल्थ सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था में बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिसके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कहा गया है कि इन अ क्रूशियल डोमेन लाइक द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम द इंडियन सिस्टम शुड प्ले द vital role to contain the adverse impact of marketization of the system, suggest some measure through which the state can enhance the reach of public health care at the grassroots level। देखिए क्वेश्चन अगर आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिए तो आपको नॉर्मली क्या पूछना चाह रहा है वो आपको, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आसान भाषा में हम समझें तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर जैसे जो इम्पोर्टेंस एरिया है उसके क्षेत्र में तो इंडियन जो स्टेट है वो मार्केटाइजेशन यानी कि अगर हम प्राइवेट कंपनी और मार्केट के जो प्रभाव है कि जो आज के टाइम पे जो नेगेटिव इफेक्टिव हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं, उस महत्व यानी कि उसके इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए स्टेट कैसे अपनी इम्पोर्टेंट रोल को प्ले कर सकता है, इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ जो मेजर्स हैं आपको क्या करना है, इसमें सजेस्ट करना है, यानी कि कुछ तरीके सजेस्ट करने हैं। यानी कि ये पूछना चाह रहा है आपसे यूपीएससी एग्जाम पब्लिक हेल्थ केयर से कि ये जानना चाहता है कि ऐसी क्या क्या तरीके हैं जिससे सरकार अपना करके जो मार्केटाइजेशन जैसी जो होने वाले जो नुकसान है उसको कम कर सकती है। और जो छोटे लेवल है ग्राउंड रूट लेवल पे, जैसे कि अगर क्लास 7 की एनसीईआरटी आपने अगर पढ़ी होगी, आपने 7 क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस में ही हेल्थ केयर वाला टॉपिक है पब्लिक हेल्थ केयर, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने बेसिकली आपको ये एनालाइज हुआ होगा, जो कॉन्सेप्ट है वहीं से स्टार्ट हुआ है कि अगर आप अर्बन एरिया के मुकाबले अगर आप रूरल एरिया की बात करोगे तो वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस ऑफ डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर, इक्विपमेंट, इन सब की कमी आपको नजर आएगी। तो यही पूछा जा रहा है कि जो छोटे लेवल है ग्रास रूट लेवल तक हम जो पब्लिक हेल्थ केयर जो सर्विसेज है उसको अच्छी तरीके से कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में आपको सजेशंस देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके से हमारा मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशंस होता रहेगा। आंसर डिस्कस करने के बाद मैं आपसे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, जैसे यूपीएससी एग्जाम मेंस आंसर राइटिंग क्यों प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज क्यों प्रैक्टिस है, हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है या हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अपने प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करा है। अगर मुझसे भी कोई एक्सपीरियंस या जो सीनियर टीचर्स हैं या कोई सीनियर स्टूडेंट कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहा है तो वो भी अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होता रहेगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। मेन मोटिव यही है डिस्कस करने का। ये यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने आंसर लिखे हैं, मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं 100% वही सही है। आपके अकॉर्डिंग लगता है कि नहीं ये पॉइंट्स भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके से जो मिस्टेक्स हैं उसको सुधारी जाएंगी। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको आंसर कैसा लग रहा है, मार्क्स देना चाहे तो आप मार्क्स दे सकते हैं। तो हमारे डिस्कशन इस तरीके से अब चलता रहेगा। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि रोल ऑफ इंडियन स्टेट पब्लिक हेल्थ केयर में क्या, देखिए यहाँ पे जो हम आंसर डिस्कस करेंगे
कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के बेसिस पे भी करेंगे। देखिए अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो किसके बारे में बात करता है? राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा? हेल्थ को क्या रखा गया है? मेंशन किया गया, इंक्लूड किया गया। तो राइट टू लाइफ के अंदर आपको राइट टू हेल्थ भी देखने को मिलेगा। तो जब हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था GS 2 में ही आर्टिकल 21 के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, तो उसका जो हमने सेकंड पार्ट डिस्कस करा था ना, तो उसमें आर्टिकल 21 में जितने फंडामेंटल राइट आते हैं, यानी कि उसमें आपको टोटल 20 फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिले। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हमने क्या करा था? डिस्कस करा था। तो वो सारी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जो राइट टू हेल्थ है ये आपको ऑलरेडी किसके अंदर देखने को मिल जाएगा? राइट टू लाइफ के अंडर में देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में ये स्टेट की ये भी ड्यूटी है कि वो हेल्थ केयर को इंश्योर करे कि वो हर एक पर्सन के लिए क्या हो? एक्सेसिबल हो, और हर एक पर्सन के लिए क्या हो? वो यानी कि सोसाइटी के अंदर में जितने भी जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो मतलब ऐसे लोग हैं जहां तक जिनके लिए हेल्थ एक्सेस कर पाना, अफोर्ड कर पाना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, उनके लिए भी हेल्थ क्या होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए। देखिए आज के टाइम पे क्या है, 3 ऐसी चीजें हैं जो हर एक पर्सन के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले आता है आपका फूड के बाद आता है आपका हेल्थ के बाद आता है आपका एजुकेशन। ये 3 ऐसी चीज है जो कि सरकार को क्या रखनी चाहिए? एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज सरकार हर एक पर्सन को अवेलेबल करवा पाता है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो आपको तेजी से डेवलप होता हुआ नजर आ जाएगा। या आप जो भी डेवलप्ड कंट्री है आप उन कंट्री को देख लें तो वहाँ पे आपको हेल्थ, एजुकेशन और जो आपका फूड सेक्टर, ये तीनों आपको क्या है? अच्छा खासा डेवलप देखने को मिल जाएगा। तो स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ केयर को इस तरीके से यानी कि हेल्थ केयर को हर एक वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या करे? वो एक्सेस करवाए। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट के साथ साथ क्या है? स्टेट की ड्यूटी है। यही चीज आपको किसके अंदर में देखने को मिल जाएगा? DPSP के अंदर में भी देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हिंदी में भी यहाँ पे नीचे पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसका जो मेंशन आपको DPSP में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके किसके रिगार्डिंग में? आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो वो स्टेट को डायरेक्शन देने का काम करता है कि वो प्रमोट करे जो भी वेलफेयर है पीपल्स के लिए और मिनिमाइज करे जो भी इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर में। और आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि लाइवलीहुड के लिए और जो इम्प्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड है वो क्या करे? प्रमोट करे और उसको क्या करे? डे बाय डे मतलब उसको क्या करे? उसमें डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट लेकर के आए। तो ये आर्टिकल 38, 39 जो कि हमारा DPSP है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो इसका जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो हमारे सोसाइटी के अंदर में हेल्थ केयर के अंदर में जो आपको मार्केटाइजेशन देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं इसको क्या करता है? क्रब करने का काम करता है। क्रब मतलब होता है रोकने का काम करता है। कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? इसको रोकने का भी काम करेगा। तो हम एक इस पैटर्न पे भी क्या कर सकते हैं? जो मार्केटाइजेशन हो रहा है हेल्थ केयर के अंदर में तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। तो आर्टिकल 47 में मेंशन किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 47 तो स्टेट के रिगार्डिंग में क्या बात रखी गई कि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको वो क्या करे? राइज करे यानी कि बढ़ाए। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो इम्प्रूवमेंट है पब्लिक हेल्थ केयर की या पब्लिक हेल्थ केयर की प्राइमरी ड्यूटी बनती है किसकी? स्टेट की। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि आर्टिकल 47 में ये कहा गया है कि जो राज्य है जो प्राइमरी जो यानी कि उसका जो प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है? जो हमारे न्यूट्रिशंस लेवल है और जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना और जो पब्लिक हेल्थ है उसमें सुधार करना, ये स्टेट की ड्यूटी होगी।
तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनी है या अगर हम मेडिकल केयर के अंदर में जो मार्केटाइजेशन है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जैसे कि जो इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जैसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जिसके वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम मार्केटाइजेशन मेडिकल केयर के अंदर के में जो हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। या फिर जैसे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स चला करके रूरल एरिया के अंदर में, या हम हेल्थ केयर को एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, ग्रास रूट लेवल तक लोगों के लिए हम उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो इस तरीके से हम प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ावा दे करके क्या कर सकते हैं, मार्केटाइजेशंस को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल एक्सेस थ्रू और टेली मेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ। ये बात रखी गई है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A का मतलब है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अंदर में आपको कोई भी जो अल्फाबेट लेटर है अगर वो लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब समझिए उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट करके ऐड किया। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है कि हर एक पर्सन के पास क्या है, राइट टू एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो और यही चीज आपको क्या है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगा, किसका, पेरेंट्स का, कि वो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना पेरेंट्स की ड्यूटी है। और 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये क्या बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। और ये था नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए बात करें तो वो आपको 6 साल से 18 साल देखने को मिलेगा। तो इसमें इंक्लूड किया गया है हेल्थ, यानी कि हेल्थ एजुकेशन, और उसके रिगार्डिंग में जो जागरूकता फैलाना है उसको भी शामिल किया गया है। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, तो जो मार्केटाइजेशंस जैसी जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं या हेल्थ केयर के अंदर जो मार्केटाइजेशंस होती है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और पॉपुलेशंस को हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा क्वालिटी हेल्थ केयर क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्प्रूव देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ये भी बात रखी गई है आर्टिकल 21 में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप 7th क्लास की आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें जो चैप्टर है पब्लिक हेल्थ केयर, तो उसमें भी आप देखोगे कि जो डिफरेंसेस है अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में, तो रूरल एरिया में एक डिफरेंसेस आपको आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पे। यानी कि कहीं ना कहीं रूरल एरिया में जो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स नज़र आ जाएंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती है, उसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, इक्विपमेंट की कमी देखने को मिलेगा, ट्रेंड डॉक्टर की कमी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 41 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो वो स्टेट को यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि वह अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और जो विकलांगता है यानी कि जो सिकनेस है, अगर हम विकलांगता की बात करते हैं या बीमारी की, सिकनेस मतलब बीमारी, डिसेबलमेंट मतलब विकलांगता में जो भी मामले जो है उसको क्या करे, उसमें वो सहायता एड्स प्रोवाइड कराए, यानी कि पब्लिक को क्या करे, वो असिस्ट प्रोवाइड कराए। तो जो हमारा जो बजट, यानी कि फिर जैसे कि कहता है कि स्टेट अपने बजट अलोगेशंस में उसको क्या करे, बढ़ावा दे, इंश्योर करे, ताकि जो भी स्टाफिंग है या इम्प्रूव कर सके हम किसमें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा किसमें, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी में। तो एक तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है कि हम जो मार्केटाइजेशन है हेल्थ केयर के अंदर में उसको हम रोक सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस कैंपेन। मतलब देखिए
अगर हम बात करते हैं तो अब पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, हेल्थ केयर के लिए कैंपेन चला सकता है। अब जैसे देखिए पोलियो के एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगर हम पोलियो की रिगार्डिंग में बात करें तो पोलियो की रिगार्डिंग में अच्छा खासा प्रोग्राम चलाया गया था, कैंपेन चलाया गया था। तो आज WHO के द्वारा क्या है, हमारी कंट्री को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो मतलब यही है कि अगर स्टेट मतलब स्टेट क्या करे कि हेल्थ केयर को लेकर के अलग अलग तरीके से कैंपेन स्टार्ट करे, वैक्सीनेशंस के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करे, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को तो रिड्यूस कर ही सकते हैं, साथ साथ में क्या होगा कि जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे जो बर्डन पड़ रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं, और जो मार्केटाइजेशन है पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर में उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और जो ग्रास रूट लेवल तक में हम क्या कर सकते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन। देखिए यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस को ही लेके चल रहे हैं, हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा है। तो जैसे देखिए जो वो हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा है वो किस सीरीज में करा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस जो हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने करा है, तो वो हमने करा था सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। तो जिसमें हमने टोटल जो क्वेश्चन डिस्कस करें वो कितने डिस्कस करें, 556 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करें। ये वो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो कि ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसको हमने कैसे डिस्कस करा था, सबसे पहले हमने एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करा था, उसके बाद मिडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हमने डिस्कस करा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो एशियंट हिस्ट्री में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था वो 137 एमसीक्यू डिस्कस करा था। मिडिवल हिस्ट्री में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें 101 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करा था। मॉडर्न में हमने डिस्कस करा था 121, एंड जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें हमने 190 क्वेश्चन डिस्कस करा था। हिस्ट्री जब हमारा कंप्लीट हो गया था तब हमने स्टार्ट करा था अपना इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। तो इसमें जो हमने डिस्कस करा था कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, फिर हमने डिस्कस करा था जुडिशरी एंड लीगल राइट्स इशू एक्सेट्रा पे। तो इसमें जो हमने टोटल क्वेश्चन डिस्कस करा था वो करा था 319 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करा है। तो जिसमें से 101 क्वेश्चन जो डिस्कस करा है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से डिस्कस करा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया और वर्ल्ड में से हमने 132 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। फिर पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा वो 31 क्वेश्चन डिस्कस करा है, 32 क्वेश्चन डिस्कस करा है। उसके बाद जुडिशरी एंड लीगल राइट्स इशू में हमने टोटल जो क्वेश्चन डिस्कस करा है वो 55 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करा है। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो जैसे ही अभी हमारा जो जीएस का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन चल रहा है, तो जीएस जैसे ही 2 कंप्लीट होगा फिर हम जीएस 3 डिस्कस करेंगे। जीएस 3 डिस्कस करने के बाद हम जीएस 4 डिस्कस करेंगे। जब जीएस 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इंग्लिश एंड हिंदी का जो लैंग्वेज पेपर है उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा एक न्यू सीरीज। इस न्यू सीरीज में हम क्या करेंगे, फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 2025 के एग्जाम के लिए। तो ये आपका भी क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज ही चलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी से। जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे इकोनॉमिक्स के बाद हम अपना पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, जो स्टूडेंट न्यू है यानी कि जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको जो स्टार्टिंग करना है सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने मतलब सिलेबस एनालाइज करना है, डायरेक्टली कंप्लीट नहीं करना है, सिलेबस एनालाइज करना है। सिलेबस एनालाइज करने के बाद
आपको ये आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में होना चाहिए आपके स्टडी टेबल पे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस आपके पास दोनों हार्ड कॉपी में होना चाहिए। और डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड बुक पे मूव नहीं करना है, ये दोनों जब आप सोर्स कलेक्ट कर लोगे तब आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे तब आपको मूव करना है किस पे, स्टैंडर्ड बुक पे। लेकिन पहले आपको टारगेट करना है क्लास 6 से लेकर 12 तक में। और एक चीज और याद रखिएगा फ्रेंड, अगर आपने टारगेट रखा है 1 साल का, तो देखिए अगर आपने क्या रखा है, टारगेट आपने 1 साल का रखा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, फर्स्ट मंथ अगर हम बात करते हैं तो पहले मंथ में आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है। उसके बाद आपको एथिक्स जो कि हमारा GS4 का पेपर होता है, वो भी आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में ही लेकर के चलना है। फर्स्ट मंथ के बाद जब आप सेकेंड मंथ में आप मूव करोगे तो सेकेंड मंथ में भी आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, ऑप्शनल और GS4, ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ के लिए होना चाहिए। तीसरे मंथ में भी यही होना चाहिए, इकोनॉमी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट एथिक्स। ये आपका चलेगा कितने, 4 मंथ तक। यानी कि आपको इन एक से फर्स्ट मंथ से लेकर के 4 मंथ तक में आपको क्या क्या करना है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स के साथ आपको GS4 यानी कि जो एथिक्स है उसको कंप्लीट करना है। फिर ऑप्शनल तो आपको लेकर के ही चलना है। ऑप्शनल के साथ साथ आपको क्या करना है, पॉलिटी भी कंप्लीट करनी है। जब आपका ये हो जाएगा तब आपको फिफ्थ मंथ में क्या करना है। देखिए अगर हम फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ मंथ की बात करते हैं तो इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन, जियोग्राफी एंड एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिवीजन, फिर आपको आंसर राइट यानी कि रीडिंग स्टार्ट कर देनी है आंसर राइटिंग की, फिर आपको GS1 का पेपर, और फिर आपका जो ई गवर्नेंस है, ये सारे टॉपिक्स आपको स्टार्ट कर देना है फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ मंथ में। उसके बाद देखिए 8, 9 एंड 10th मंथ की बात करते हैं तो इसमें आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GS पेपर 2 एंड 3 जो भी आपके टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, लैंडमार्क रिफॉर्म, ये सारी चीजें आपको स्टार्ट कर देना है 8 से लेकर के 7 से लेकर के 10th मंथ तक। और साथ साथ में आपका रिवीजन भी होना चाहिए। अब देखिए आता है एनसीईआरटी भी आपको इन्हीं मंथ में क्या करना है, कंप्लीट करना है। आप टारगेट रख के चलिए कि आपको जो 6 से लेकर के जो 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो आपको 2 मंथ के अंदर अंदर में क्या करना है, कैसे भी करके कंप्लीट करना है। बिना एनसीईआरटी कंप्लीट किए अगर आप स्टैंडर्ड बुक पे मूव करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक इजीली समझ में नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी आपके लिए क्या करता है, आपका बेस बनाने का काम करता है। जब आपका बेस तैयार हो जाता है तब इजीली आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आने लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ओवरव्यू बता दिया है। एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊंगा कि 1 साल का प्लान हम कैसे बना सकते हैं यूपीएससी मेंस या यूपीएससी एग्जाम के लिए। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं और भी इफेक्टिव तरीके से। देखिए वैसे प्लानिंग सबका अपना अपना तरीका होता है प्लानिंग करने का, कि वो 1 साल का टारगेट कैसे लेकर के चलते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो होगा वो आपकी गाइडलाइंस के लिए होगा, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, सबकी समझ अलग अलग होती है, नॉलेज अलग अलग होती है। तो वो अपने बेसिस पे क्या कर सकते हैं, टारगेट प्लानिंग बना सकते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पे एक गाइडलाइंस के लिए एक ओवरव्यू बता दूंगा कि किस टाइम पे हमें, किस मंथ में हमें क्या क्या लेकर के चलना है।
तो अभी हम जो मेन मोटिव था आंसर राइटिंग डिस्कशंस का, इसके लिए हम संडे को डिस्कस करेंगे। जो संडे की जो इस बार आपकी वीडियो आएगी वो किसके लिए आएगी, आपका गाइडलाइंस के लिए होगी। एक चीज देखिए, अब जो हमारे न्यू सीरीज चलेगा वो ऐसे ही चलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स चलेगा। मेंस राइटिंग हम डेली करते रहेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।